जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, साधक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत में पंचवर्षीय योजना और मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना की क्या भूमिका रही, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे दो उद्देश्य, सीधी बात नो बकवास और मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट को ना हम भूले हैं और ना भूलेंगे। इसी के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देख लेते हैं भारत और मध्य प्रदेश की पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पुराने वीडियोस की तरह हम इस वीडियो में भी पुराने प्रश्न पत्रों से टॉपिक का अवलोकन करेंगे, ताकि हम समझ सकें कि मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना जो चल रही है और पंचवर्षीय योजना में किस तरह से विकास हुआ उसके बारे में और भारत में पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्या विकास हुआ उसके बारे में और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में सारी जानकारी हमें इन प्रश्नों से मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले संविधान और पंचवर्षीय योजना में क्या संबंध है, एक नज़र हम इस पे डाल लेंगे बहुत ही शॉर्ट में। उसके बाद इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो पंचवर्षीय योजना का विकास कैसे हुआ उसके विकास को समझेंगे, ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आए। इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो भारत में पंचवर्षीय योजना महत्वपूर्ण जानकारी कौन कौन सी है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी क्रम को जब आगे बढ़ाएंगे तो अनवरत योजना क्या है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको प्रदान की जाएगी। उसके बाद नीति आयोग का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, क्योंकि योजना आयोग के बदले में ही नीति आयोग आया है। इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विकास कैसे हुआ, क्या भूमिका है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश की उपलब्धियां कौन कौन सी है उस पर एक नज़र डालेंगे। पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास कौन कौन से हुए, तो औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण वर्ष पूछे जाते हैं तो हमने आपको एक लिस्ट प्रदान करी है, उससे संबंधित वो चीज़ हम आपको उपलब्ध कराएंगे। उसके साथ ही जब हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो हम चलते चलते तथ्य संग्रह देखेंगे और इस तथ्य संग्रह में पुराने प्रश्न पत्र जो आते हैं उससे संबंधित कुछ बातें हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और पुराने प्रश्न पत्रों के टॉपिक अवलोकन शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने आता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि की नियोजित दर कितनी है। तो हमें याद रखना है कि नियोजित दर को याद रखना है। ए है 4%, बी है 5%, सी है 6% और डी है 7%। इसका सही उत्तर है 4%। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए मूलतः अनुमोदित थी। कौन सी योजना में अनुमोदित किया गया था? 12वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में, उपयुक्त सभी में। इसका सही आंसर है 12वीं पंचवर्षीय योजना में। यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी योजना आई हो, कोई भी संस्थान यदि इस पंचवर्षीय योजना में बड़ा संस्थान खुला हो तो उनका वर्ष और उस योजना का उद्देश्य, उसका वर्ष आपको याद रखना है। इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय बागवानी मिशन का शुभारंभ हुआ? देख रहे हैं आप यहाँ पर योजना से संबंधित कोई मिशन शुरू होता है तो वो आपसे पूछा जा सकता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं बी ऑप्शन है 11वीं पंचवर्षीय योजना, सी ऑप्शन है 10वीं पंचवर्षीय योजना और डी ऑप्शन है 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर है वर्ष 2005 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह शुभारंभ किया गया था। यहाँ एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि हर पंचवर्षीय योजना का किस साल से किस साल तक रही है उसका यदि आप ईयर याद रखेंगे और आपको यदि मिशन का या योजना का साल पता है तो आप निश्चित रूप से इस चीज को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है कि वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं के लिए रोशनी कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है? ए ऑप्शन है 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, बी ऑप्शन है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, सी ऑप्शन है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत और डी ऑप्शन है 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। वर्ष 2013 में किया गया है 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना था? ए ऑप्शन है 4%, बी ऑप्शन है 6%, सी ऑप्शन है
8% और डी ऑप्शन है 2%। इसका सही आंसर है 4%। आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से पंचवर्षीय से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। उन्हीं चीजों को समझाने के लिए मैं ये क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भारत सरकार ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति वर्ष में घोषित की थी, वर्ष 1989 में, वर्ष 1991 में, वर्ष 2015 में और वर्ष 2000 में। यहां पर यह याद रखना है कि हम केवल पंचवर्षीय योजना ही बल्कि हरित क्रांति से संबंधित जो बातें हम कर चुके हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम इसमें उपलब्ध कराएंगे, और पिछला वीडियो भी इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कृषि से रिलेटेड। ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला। तो पहली राष्ट्रीय कृषि नीति 28 जुलाई 2000 को लाई गई थी। यहां पर 28 जुलाई 2000 को आपको याद रखना है पूरा, यहां 3 स्टार बना लीजिए। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं तो संविधान और पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। आर्थिक और सामाजिक योजना की बात हमारे संविधान में की गई है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के समवर्ती सूची में इस विषय को डाला गया है, आर्थिक और सामाजिक योजना को डाला गया है। ठीक है, कभी आपसे पूछा जाता है कि आर्थिक और सामाजिक योजना संविधान की किस अनुसूची में है, तो आपको क्या टिक करना है, 7वीं अनुसूची टिक करना है। उसके बाद डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्थिक और सामाजिक योजना की बात की गई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं जब, तो हमारे सामने आता है पंचवर्षीय योजना का विकास देख लेते हैं एक नज़र में। सबसे पहले आपको वर्ष 1934 देखने को मिलता है। योजना का सर्वप्रथम प्रस्ताव विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, ये पुस्तक पूछी जाती है। यहाँ भी 3 स्टार बनाइए और याद रखिए कब आई थी, ये 1934 में आई थी। सबसे पहले इसी पुस्तक पर चर्चा की गई थी। उसके बाद वर्ष 1938 आता है। ठीक है, 38 आता है। हम विकास को वर्ष के हिसाब से ही जब देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था, तो इसका सही आंसर है वर्ष 1938 में। दूसरा ऑप्शन है कि इसकी अध्यक्षता किसने करी थी सबसे पहले, तो जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर होगा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो वर्ष 1944 में नजर डालते हैं। इसमें क्या होता है कि उद्योगपतियों द्वारा एक बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया जाता है जिसमें 15 वर्षीय योजना का वर्णन रहता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि बॉम्बे प्लान किस वर्ष लाया गया था, तो आपको टिक करना है 1944 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1945 पर नजर डालते हैं तो एम.एन. राय की एक जन योजना प्रस्तुत की गई थी। कभी आपसे पूछा जाए कि जन योजना कब प्रस्तुत की गई थी, तो 1945 में, और किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो एम.एन. राय आपको टिक करना है। 1947 की जब बात करते हैं तो नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित की गई थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो 15 मार्च 1950 को इसी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन हुआ था। आप 3 स्टार बना लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये कि 15 अगस्त 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। यदि आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च, माफ करिएगा मैं 15 अगस्त बोल दिया, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। चलिए वर्ष 1950 पर नजर डालते हैं तो जयप्रकाश नारायण जी ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की थी। यदि आपसे पूछा जाए सर्वोदय योजना किससे संबंधित है, तो जयप्रकाश नारायण जी टिक करना है, और यदि आपसे वर्ष पूछा जाए तो आपको 1950 वर्ष टिक करना है। इसके बाद 1 अप्रैल 1951, इसमें भी 3 स्टार बनाइए आप, और याद रखिए कि पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो आपको पूरी डेट याद रखना है। 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं तो भारत में पंचवर्षीय योजना की महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां हैं जो मैं आपको प्रदान करना चाहता हूं। योजना आयोग का गठन एक गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया था। संवैधानिक संस्था नहीं है योजना आयोग, आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन किसी भी तरह का नहीं रखना दिमाग पे। उसके बाद योजना आयोग का भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, मतलब जो प्रधानमंत्री बनेगा वही इसका अध्यक्ष बनेगा। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष, सीधी सी बात है, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वही इसके प्रथम अध्यक्ष होंगे। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष, 3 स्टार बनाइए, ये याद रखने वाली चीज है, गुलजारी लाल नंदा जी
प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे सामने आता है भारत में आर्थिक नियोजन के निर्धारित का उद्देश्य क्या है। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। ठीक है, ये नॉर्मल चीज है, इसे आपको रखना है। उसके बाद 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही जब हम बढ़ते हैं तो भारत में अब तक 11 पंचवर्षीय योजना लागू की जा चुकी हैं और 1 अप्रैल 2012 को 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी, जो कि 2017 में समाप्त हो गई। यदि हमारी बातें आपको पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ ही बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें कि हम कोई भी फ्रूटफुल वीडियो यदि आपको डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हम प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जब प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इसकी अवधि, इसमें 2 स्टार बनाइए। हर पंचवर्षीय योजना की तिथि, अवधि, डेट आपको याद होना चाहिए, किस वर्ष से कहां तक था। यदि ये याद होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये कोई योजना पूछी जाती है, यदि आपको योजना का वर्ष पता है तो आप सीधे इस ईयर में जाके उस कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि को बढ़ावा देना। मॉडल पूछा जाता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन कौन सा है, तो हेरा-डोमार मॉडल इसके अंतर्गत था। इसकी प्रमुख सफलता क्या थी, तो भाखड़ा नंगल परियोजना बनाई गई थी और दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी। ये गलती से लिख गया है। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जब बात करते हैं, इसकी अवधि कब से कब है, 1956 से 1961 तक है। इसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना। इसमें 3 स्टार बना लीजिए। एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, तो आपको धोखा नहीं खाना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है। इसी क्रम को जब आगे बढ़ाते हैं तो ये किस मॉडल से संबंधित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो पीसी महाल नोबिस से संबंधित है। इसकी सफलता क्या है, तो भारी उद्योगों में खनिजों को उच्चतम प्राथमिकता देना। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला है ये इस्पात कारखाने इसी योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, हम तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इसकी अवधि कितनी है, 61 से लेकर 66 तक है। उद्देश्य क्या है, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और मॉडल यदि आपसे पूछा जाए तो गाडगिल में टिक करना है। प्रमुख सफलता क्या है, कृषि एवं उद्योग को प्राथमिकता दी गई है। आज तक की सबसे असफल योजना इसी को मानी जाती है और इसका सबसे बड़ा कारण ये था 1962 का चीन के साथ युद्ध, उसके बाद पाकिस्तान का युद्ध। भारत और चीन युद्ध के कारण, भारत और पाक युद्ध के कारण यह योजना असफल रही थी। ठीक है, ये बात मैंने आपसे शेयर कर दी। चौथी पंचवर्षीय योजना की जब बात करते हैं तो इसकी अवधि देख लेते हैं तो 1969 से 74 तक है। इसका उद्देश्य क्या है, स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्त करना। सफलता क्या है, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो अवधि 1974 से 1978 है। इसी के बीच में जो आपातकालीन का समय है इसी पंचवर्षीय योजना के बीच में था। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन इसका प्रमुख उद्देश्य था। मॉडल की जब बात करेंगे तो डीपी धर साहब समिति थी। प्रमुख सफलता क्या है इसकी, तो 20 सूत्री कार्यक्रम वर्ष 1975 में शुरू किया गया था। 3 स्टार बना लीजिए। 1978 में जनता दल सरकार ने इसे समाप्त करने का निर्णय लिया था। इसे मतलब पंचवर्षीय योजना को समाप्त करने का। छठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1980 से 1985। अब आप सोचेंगे कि 2 साल कहाँ गए, तो उसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, अवधि छठवीं पंचवर्षीय योजना आपको याद रखनी है 1980 से 1985। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार को बढ़ावा देना। मॉडल कौन सा है, आयात निर्यात मॉडल। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में आयात निर्यात मॉडल को महत्व दिया गया था, तो आपको क्या टिक करना है, छठवीं पंचवर्षीय योजना। प्रमुख सफलता की जब बात करते हैं तो समन्वित विकास, ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत इसी पंचवर्षीय में की गई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो 7वीं पंचवर्षीय पर हम एक नजर डाल लेते हैं। अवधि कहां से कहां तक है, 1985 से 1990 के बीच में है और उद्देश्य क्या है, समग्र उत्पादकता को बढ़ाना, रोजगार के अधिक अवसर को जुटाना। मॉडल कौन सा है, जॉन डब्ल्यू मिलर का मॉडल इसके अंतर्गत है। प्रमुख सफलता क्या है, जवाहरलाल रोजगार योजना, पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक वरीयता दी गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं हम, तो सबसे पहले तो अवधि पर नजर डालते हैं। तो अवधि कब से कब है, 92 से 97 है और इसका उद्देश्य क्या है, मानव संसाधन
का विकास करना, मानव संसाधन का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, इनसे संबंधित विकास करना। इसका मॉडल भी जॉन डब्ल्यू मिलर के अंतर्गत है। प्रमुख सफलता की जब बात करते हैं तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो 1995 में आई थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही लाई गई थी। आगे बढ़ते हैं हम 9वीं पंचवर्षीय योजना पर एक नजर डालते हैं। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? 1997 से 2002। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे। इसका उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास को महत्व देना है। प्रमुख सफलता क्या है? क्षेत्रीय संतुलन, विशेष महत्व दिया गया था क्षेत्रीय संतुलन को। ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना पर हम एक नजर डाल लेते हैं। तो इसकी अवधि 2002 से 2007 तक की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना तथा आने वाले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करना 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। प्रमुख सफलता की जब बात करते हैं तो यह योजना अब तक की सबसे सफल योजना मानी जाती है। कारण क्या है कि जीडीपी का इसका लक्ष्य 23.31 रखा गया था, जबकि जीडीपी का जो वास्तविक लक्ष्य है उससे 3% ज़्यादा और 26.62% इसकी सफलता का ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है। आगे बढ़ते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो अवधि 2007 से 2012 है। इसका उद्देश्य क्या है? तीव्रता और समावेशी विकास करना। प्रमुख सफलता क्या है? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत 2009 में अधिनियम लाया गया था, शिक्षा अधिनियम, और 2010 में उसे लागू किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इसकी अवधि 2012 से 2017 और यही अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद नीति आयोग शुरू हो गया। इसका उद्देश्य क्या था? तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास करना। प्रमुख सफलता क्या है? नए मैक्सिमम 5 करोड़ नए अवसरों का सृजन करना। ठीक है। अब इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे सामने अनवरत योजना आती है, जो मैं आपसे बोला था कि आगे देखते हैं। तो जो 78 से 83 के बीच में जनता पार्टी के द्वारा जो एक रोलिंग प्लान बनाया गया था उसी को अनवरत योजना के नाम से जाना जाते हैं। कभी आपसे पूछा जाए कि अनवरत योजना प्लान किसने सुझाव दिया था तो जी मिर्डल का नाम आपको टिक करके नंबर प्राप्त करना है। 6वीं पंचवर्षीय योजना के साथ इसे समाप्त कर दिया गया। अभी मैंने आपको बताया कि 1980 से लेके 85 तक 6वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। अब हम नीति आयोग की बात कर लेते हैं, जो योजना आयोग के बाद गठित की गई। तो 1 जनवरी 2015, इस डेट को याद रखिए, 3 स्टार बना लीजिए कि नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो 1 जनवरी 2015 को किया गया। मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत इस योजना को शुरू किया गया था, इस आयोग को बनाया गया था। और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है, नीति आयोग का यह फुल फॉर्म है। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। वर्तमान समय पे श्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। यह आयोग केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की नीतियों का भी निर्माण करेगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश की पंचवर्षीय योजना के विकास पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आर्थिक नियोजन का प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में भी आ चुका है, इस पे आप 3 स्टार बना लीजिए। यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विकास किस पंचवर्षीय से माना जाता है तो आपको वहां पर तीसरी पंचवर्षीय योजना पर टिक करना है, और ये एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय योजना आयोग की सिफारिश 24 अक्टूबर 1900 अधिसूचना जारी करके मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन किया गया था। यहाँ पर भी आप 3 स्टार बनाइए। आपसे यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन कब किया गया था तो 24 अक्टूबर 1972 को योजना मंडल का गठन किया गया था। यदि आपसे पूछा जाए कि राज्य के मुख्यमंत्री योजना मंडल के अध्यक्ष होते हैं, ये अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको मुख्यमंत्री पर टिक करना है। योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, इस पर 3 स्टार बनाइए। श्री प्रकाश चंद्र सेठी जी मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, क्योंकि उस समय वही मुख्यमंत्री थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो योजना मंडल के प्रथम उपाध्यक्ष यदि आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर दयाराम नांग को आपको टिक करना है। राज्य योजना मंडल का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। 2020 में
राज्य योजना मंडल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। कभी आपसे पूछा जाए तो उसे राज्य योजना मंडल ही समझना है। नया नाम कर दिया गया है राजनीति एवं योजना आयोग। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश की उपलब्धियां क्या क्या हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि 1951 से 56 है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना और गांधी सागर बांध का शिलान्यास किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 1956 से 61 है। नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना जो नेपाल नगर में स्थापित किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 1961 से 66 में है। वास्तविक रूप से मध्य प्रदेश की पहली पंचवर्षीय इसी को कहा जाता है। 1964 में भोपाल में भेल की स्थापना की गई थी। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो चौथी पंचवर्षीय योजना पर नजर डालते हैं। 1970 में इंदौर में वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1978 के बीच में रही। मध्य प्रदेश निर्यात निगम भोपाल में स्थापित है। इसे 1977 में स्थापित किया गया था। इनके वर्ष और स्थान भी आपको याद रखना है। इस पर 3 स्टार बना लीजिए। छठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब है? 1980 से 1985 में इंदिरा सागर बांध का शिलान्यास किया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच में है और 1989 में भोपाल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। जब आठवीं पंचवर्षीय पर हम नजर डालते हैं जिसकी अवधि 1992 से 1997 है। उमरिया जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है। इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो नौवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ विशेष नहीं रहा। 10वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 2002 से 2007 रही है। 2002 में नई वन नीति लाई गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 2007 से 2012 है और 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 2012 से 2017 है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास कौन कौन से हुए इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हालांकि इसकी चर्चा मैं पहले की वीडियोस में भी कर चुका हूं, लेकिन एक नज़र डाल लीजिए, इससे क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना इंदौर में मुख्यालय है और 1955 में स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना मुख्यालय भोपाल में है, 1960 में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना भोपाल में की गई है और 1961 में इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम भोपाल में स्थापित किया गया है 1965 में। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम भोपाल में उसका मुख्यालय है 1969 में। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम इंदौर में इसका मुख्यालय है, 1970 में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प मंडल भोपाल में इसका मुख्यालय है, 1972 में स्थापित किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश निर्यात निगम भोपाल में इसका मुख्यालय है और 1977 में स्थापित किया गया है। इस पर एक नज़र जरूर डालिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सब चीज़ें मैंने पीडीएफ में बहुत अच्छे तरीके से उपलब्ध कराई है और आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाइए और वहां से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करिए और जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए चलते चलते तथ्य संग्रह पर एक नज़र डाल लेते हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नई जनसंख्या नीति लाई गई थी। नई जनसंख्या नीति यदि पूछी जाए कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाई गई थी तो आपको नौवीं पंचवर्षीय योजना करना है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लागू किया गया था। चौथी पंचवर्षीय पूछा जाए एलपीजी कब लागू हुआ तो आपको क्या टिक करना है? आठवीं पंचवर्षीय योजना। पूछा जाए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था तो चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। सबसे असफल योजना कौन सी मानी जाती है? तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका कारण भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि चीन के साथ भारत का युद्ध और पाकिस्तान के युद्ध उसी समय हुआ था, इसलिए यह योजना असफल हो गई थी। पहला योजना अवकाश यदि कभी पूछा जाए तो 1966 से 1969 के बीच में रहा है। पहले योजना अवकाश में हरित क्रांति 1967 में शुरू किया गया था। उसके बाद कभी आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ है? 3 स्टार बना लीजिए आप। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर वहां से इस वीडियो की पीडीएफ
डाउनलोड कर सकते हैं। स्वयं पढ़िए और दूसरों को पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करिए। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी फ्रूटफुल वीडियो जब हम डालें या कोई भी इंफॉर्मेशन डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।